हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और हम जो वीडियोस बना रहे हैं होम केयर आफ्टर ऑपरेशन। तो आज की हमारी वीडियो है कि जो माएँ ऑपरेशन से बच्चा पैदा करती हैं तो उसके बाद वो घर पर ख्याल कैसे रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम है और घर में कोई ना कोई ऐसा फर्द होता है जिसने ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया होता है। तो उसके लिए कैसे घर पर ख्याल रखें, ज़ख़म का ख्याल कैसे रखें और पेन किलर जो पेन होते हैं उसका ख्याल कैसे रखें, एक्टिविटी कब रिज्यूम करें और जो पेशेंट को बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उसके बारे में, ड्राइविंग कब कर सकते हैं और कब आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये बात तो कंफर्म है कि अर्ली रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि जल्दी वॉक की जाए और ये भी आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें रिकवरी कम टाइम में हो जाती है, जबकि जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी होती है वो कुछ ज़्यादा टाइम लेगी बजाय इसके कि नॉर्मल डिलीवरी से जो रिकवरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाता है तो पेशेंट को ज़रूरत पड़ेगी पेन किलर्स की और एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स तो 4 से 5 दिनों के लिए आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा, जबकि पेन किलर जो है ये कब तक लेने होते हैं। पेन वैसे यूजुअली 2 से 3 दिनों में तो कम हो जाता है जो ऑपरेशन का पेन होता है, लेकिन यह है कि जो स्कार वाला एरिया, जो जख्म वाली जगह होती है, जो कट वाला एरिया होता है, क्योंकि कट लगा हुआ होता है, पेट ओपन हुआ होता है, तो वहां पे जो टेंडरनेस होती है, टेंडरनेस ये होती है कि हाथ लगाने से जो पेन होता है, हाथ लगाने से जो पेन होता है वो 3 हफ्ते तक पेशेंट को टेंडरनेस हो सकती है दबाने से जो पेन होता है। तो इसके लिए पेन किलर की जरूरत होती है। कुछ लोगों का पेन परसेप्शन डिफरेंट होता है, कुछ को कम पेन किलर की जरूरत होती है, कुछ ज्यादा देर के लिए पेन किलर लेते हैं, लेकिन यूजुअली कुछ दिनों से लेके 2 हफ्ते तक पेन मेडिकेशन जो है, पेन किलर्स, आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है। लेकिन आपने अपने डॉक्टर से ये जरूर पूछ लेना है कि जो भी मेडिकेशन आपको पेन के लिए दी जा रही हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ हैं या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वुंड केयर, जो आपका जख्म है, आपके जो जख्म बना हुआ है, उसकी केयर घर पर कैसे की जाए। तो एक तो यह है कि ड्रेसिंग जो है, इसमें डेली ड्रेसिंग चेंज करनी है। वुंड अगर क्लीन है तो डेली ड्रेसिंग चेंज करनी है वहां से। लेकिन अगर डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज अगर आ रहा है, वहां से पानी आ रहा है, रेशा आ रहा है या उसमें से ब्लड आ रहा है, तो आपको ये ड्रेसिंग डेली की बजाय 2 दफ़ा भी करनी पड़ सकती है और 3 दफ़ा भी करनी पड़ सकती है। तो इसकी आपने केयर इस तरह करनी है कि बाज़ दफ़ा अगर तो इसमें से क्लीन वुंड है तो ऐसी ड्रेसिंग भी मिलती है मेडिकल स्टोर से, जो बनी बनाई होती हैं और स्टरलाइज होती हैं। वो आपने डेली आपने एक वो जो लगी हुई होगी रोज़ाना उसको उतारें और दूसरी जो है ना उसके ऊपर लगा दें और स्पिरिट से या फिर पायोडीन से आप उसको एरिया को क्लीन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें से पानी आ रहा है, रेशा आ रहा है, आप उसको घर पर केयर नहीं कर सकते, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। बाज़ दफ़ा इसमें इन्फेक्शन हो चुकी होती है तो वो ड्रेसिंग आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा हाउ टू डील विद दैट। बाज़ दफ़ा ये होता है कि टाँके भी खोलने पड़ सकते हैं, वहाँ से रेशा इतना आ रहा होता है तो फिर उस जख्म की सफाई होती है, जो कि फिर बाज़ दफ़ा आपको हॉस्पिटल में भी कुछ दिन रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर घर पर क्लीन वुंड है, घर पर अगर ऐसे स्टिचेस लगे हुए हैं, कोई क्लिप्स लगे हुए हैं, मेटल क्लिप्स लगे हुए हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं, टाँके लगे हुए हैं, तो फिर आप रोज़ाना ड्रेसिंग को उतार कर आप शावर ले सकते हैं। शावर ले सकते हैं आप, लेकिन बाथ जो टब में बैठ के बाथ लेना है वो नहीं ले सकते। जख्म को पानी में नहीं डुबोना। शावर ले सकते हैं, वहां पे आप साबुन भी हो तो आप साबुन भी चाहे लग जाए उसके ऊपर कोई बात नहीं, आप उसको धो लें, लेकिन उस एरिया को रब नहीं करना है, उसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि टाँके लगे हुए होते हैं तो वो खराब हो सकते हैं। आप साबुन लग जाए, पानी लग जाए, शावर हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आपने उसको रगड़ना नहीं है। जैसे आप शावर ले लें, उसके बाद उस एरिया को क्लीन करके, ड्राई करके उसके ऊपर आप ड्रेसिंग कर दें। बाज़ दफ़ा इन टाँकों के ऊपर, इस जख्म के ऊपर, इस वुंड के ऊपर स्टेरी स्ट्रिप्स लगी होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं, वो उसके ऊपर लगी होती हैं। आपने खुद नहीं उतारनी है, ये 7 से 8 दिनों तक ये खुद ही विद इन अ वीक ये उतर जाती हैं। लेकिन अगर 10 दिन तक अगर ये ना उतरें
तो आपने खुद उतार देना। इसके साथ भी आप शावर ले सकते हैं। ये है कि ज़ख़म वाली जो जगह है, इस जगह पर आपने पैंट पहनी है या फिर शलवार पहनी है, तो वो ज़ख़म वाली जगह से नीचे रहे, उसके ऊपर ना रहे, रगड़ रख सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। अगर तो पेशेंट हेल्दी है, थोड़ी ज़्यादा जसामत है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल होता है कि वो एब्डोमिनल बेल्ट, एक मेडिकल स्टोर से एक बेल्ट मिलता है पूरे एरिया को, वो एब्डोमिन को पूरा ऊपर उठा के रखते हैं ताकि उसका प्रेशर ज़ख़म वाली जगह पे ना पड़े। अगर ज़ख़म वाली जगह पे प्रेशर पड़ेगा तो ज़ख़म की जो लेयर है आपस में हिल सकती हैं, ज़ख़म ख़राब हो सकता है, तो एब्डोमिनल बेल्ट भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग का आना ऑपरेशन के बाद नॉर्मल है और ये 6 वीक्स तक, 40 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। और क्योंकि बच्चादानी जो होती है इसको 40 दिन लगते हैं, पहले तो बच्चादानी में पूरा बच्चा होता है, फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में सिर्फ इतना साइज सा रह जाता है, इसको 40 दिन लगते हैं। इस दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। शुरू में तो ब्लीडिंग का कलर बिल्कुल ब्राइट रेड होगा और उसके बाद फिर ये उसके थिन होना शुरू हो जाएगा कलर, फिर इससे पिंक हो जाएगा, कुछ दिनों तक फिर ये येलोइश हो जाएगा, फिर कुछ दिनों तक आखिर में वाइटिश सा हो जाता है और पानी की तरह से हो जाता है और ये फिर ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है 4 दिन से ज़्यादा, बड़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और चाहे लाइट ब्लीडिंग हो रही है, चाहे क्लॉट्स आ रहे हैं 4 दिन से ज़्यादा अगर आ रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना है। ये कुछ और वजह भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक्टिविटीज़ कब रिज्यूम करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि अर्ली वॉक करना बेहतर है आपकी रिकवरी के लिए, गेट अप एंड वॉक। लेकिन यह है कि आपने अपने बॉडी को की ज़रूरत को सुनना है, आपने खुद ही असेस करना है। अगर तो आप थकी हुई हैं तो आप रेस्ट करें, लेकिन यह है कि वॉक अप करने का फ़ायदा ये होगा कि सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी। जब सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो टांगों में खून जमने का ख़तरा नहीं होता। प्लस ये होता है कि इससे ये होता है कि हीलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। अगर आप अर्ली वॉक स्टार्ट कर देते हैं तो आपके जो अंतड़ियाँ होती हैं वो जल्दी हरकत में आ जाती हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है अंतड़ियों की वो रेगुलर हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, कब्ज़ नहीं होता और ये गैस नहीं बनती है। गैस का जो पेन होता है वो भी अर्ली वॉक से नहीं होता। कितनी फ्रीक्वेंट हमें वॉक करनी चाहिए? आपको फ्रीक्वेंट ये है कि आप 20 मिनट्स के लिए मॉडरेट पेस में, ना बहुत जल्दी वॉक करें और ना ही स्लो चलें, मॉडरेट कदम भर के आप 20 मिनट तक आप वॉक करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। आपकी रिकवरी में इम्पोर्टेंट है, ये रिकवरी बहुत जल्दी होगी, हीलिंग बहुत जल्दी होगी, आप एक्टिव हो जाएंगी। और ये है कि आपने वज़न नहीं उठाना। कितना वज़न नहीं उठाना? रूल ऑफ थंब है कि आप के बेबी का जितना वेट है उससे ज़्यादा वज़न आपने नहीं उठाना 6 वीक्स तक। 4 to 6 वीक्स तक आपने वज़न नहीं उठाना। आप अपने घर के काम काज 4 to 6 वीक्स के बाद रेगुलर करना शुरू कर देंगे। घर के जो नॉर्मली खाना पकाना होता है लेकिन वज़न उठाने वाला काम ना हो, तो नॉर्मल जो घर के काम हैं वो आप 4 to 6 वीक्स तक घर की जो एक्टिविटीज़ हैं वॉक कर सकती हैं। तो ये 4 to 6 वीक्स तक आप ये काम कर सकेंगे। लेकिन जो हैवी हाउस फ्लोर क्लीनिंग है, जैसे वज़न उठाने वाले काम हैं और बाकी ऐसी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज है, भागना दौड़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, ये 3 मंथ्स तक ये नहीं करने का। उठक बैठक करनी होती है, सिट्स अप्स होते हैं, नहीं करने। इसलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को कि वॉशरूम आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। वॉशरूम के लिए आपने कमोड यूज़ करना है जिसमें बैठते हैं। ऐसा वॉशरूम नहीं यूज़ करना जिसमें पाँव के भार बैठते हैं। कुछ माएँ कंप्लेन करती हैं कि घर में कमोड नहीं है, तो उसका क्या हल है? उसका हल भी है कि मेडिकल स्टोर से आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ से मिलते हैं वहाँ से आपको एक ऐसी चेयर मिल जाती है या एक स्टूल मिल जाता है जिसमें कमोड बना हुआ होता है। तो आपको इसमें वो यूज़ करें। आप कुर्सी ऐसी ले लें, कोई आप ऐसे स्टूल ले लें जिसमें कमोड बना होता है। तो आपने पाँव के भार बैठ के वॉशरूम यूज़ नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ख़म पे प्रेशर पड़ सकता है, ज़ख़म की जो तहें होती हैं वो हिल सकती हैं। तो आपने वॉशरूम यूज़ करना है तो कमोड यूज़ करना है, या फिर आपने
कुर्सी ले लें या फिर स्टूल मिलता है जो जिसके ऊपर ये कमोड बना हुआ होता है, आर्जी तौर पर आप दूसरे वॉशरूम जो होता है उसके ऊपर आप रख के आप यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद। कितने दिनों बाद तक ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए? 2 वीक्स तक तो बिल्कुल ड्राइविंग नहीं करनी है आपने, खुद गाड़ी खुद ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि आप मेडिसिन ले रही होती हैं, पेन किलर ले रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा सा नशा वरसा इफेक्ट होता है। तो आप कोई भी मेडिसिन ले रही होती हैं, आपको नहीं आइडिया होता कि इसका क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें अगर तो नशावर इफेक्ट है, कोई भी मेडिकेशन है, तो आपने अवॉइड करना है। उसकी वजह से 2 वीक्स तक तो आपने ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी। फिर आप ड्राइविंग रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने सेल्फ टेस्ट करना है। गाड़ी में बैठे, गाड़ी को स्टार्ट किए बगैर आप पाँव से आपने पैडल को दबाना है, ब्रेक का या रेस का। देखिए आपको पेन तो नहीं हो रहा। अगर तो आप ये कंफर्टेबली प्रेस कर सकते हैं तो इट मीन्स कि ड्राइविंग के दौरान आपको क्योंकि इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो आपको मसला नहीं होगा। अगर तो आपको पेन हो रहा है, अगर इचिंग हो रही है, तो दर्द महसूस हो रहा है, तो फिर आपने 2 से 3 दिन तक वेट करना है। उसके बाद फिर आपने इस तरह टेस्ट करना है, जब तक कि आप कंफर्टेबल हों उस वक्त तक आपने वेट कर लेना है। कंफर्टेबल हों तो फिर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। हाँ, ड्राइव आप राइड कर सकती हैं, कार में बैठ के, गाड़ी में बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह आप वो जा सकते हैं। सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। डाइट क्या लेनी चाहिए ऑपरेशन के बाद? क्योंकि इसमें बच्चादानी अभी उसका साइज बड़ा होता है, तो अंतड़ियों को उतनी जगह नहीं मिल रही होती जो नॉर्मल, इसलिए 4 to 6 वीक्स तो लग जाएंगे इसमें। 6 वीक्स 40 दिन लग जाएंगे। तो इससे से पहले आपने क्या करना है कि आपने पेट भर के खाना नहीं खाना। आप ज्यादा मर्तबा खा सकते हैं, आप खाना की मिकदार कम कर दें, लेकिन ये है कि आप अगर पहले 3 टाइम लेते हैं तो 4 दफा खा लें, 5 दफा खा लें, 6 दफा खा लें। दरमियान में अगर आप मेन खाना खाते हैं उसमें मिकदार कम हो, दरमियान में स्नैक्स ले लें। तो सॉफ्ट डाइट आप स्टार्ट करनी है। आपकी जो अंतड़ियों में जो गैस पेन है वो ऐसा ऐसा खत्म होता जाएगा, अंतड़ियां आपकी सही नॉर्मल मूवमेंट में आ जाएंगी, आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद आप अपनी नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। पानी आप 6 से 8 ग्लास तक आपने लेना है, 2 लीटर तक एक दिन में ले सकती हैं। पानी ज्यादा इस्तेमाल करेंगी तो उससे फायदा यह है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कब्ज नहीं होता। दूसरा यह है कि आपका जो बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहती है, पानी का लेवल मेंटेन रहता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बैलेंस मेंटेन रहता है। ऑपरेशन के बाद सोना किस साइड पे है? प्रेगनेंसी में भी माएँ जो होती हैं वो साइड पर सो रही होती हैं, पेट कमर के बल नहीं सोना है। इसमें भी आपने जो सोना है वो साइड पर सोना है। तो साइड पर सोना है, उससे ये होगा कि सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, आपकी डाइजेशन भी जो है ना वो इससे बेहतर रहती है, हाजमा बेहतर रहता है। तो साइड पर सोने के लिए बेहतर है कि आप पेट वाली साइड पे भी सपोर्ट दें, तकिए से, पिल्लो से, कंबल से, और पिछली साइड से भी आप अपने आप को सपोर्ट दें, तो आप कंफर्टेबली सो सकती हैं। ऑपरेशन के बाद अक्सर माएँ कंप्लेन करती हैं कि पखाने वाले रास्ते से मोके बाहर निकल आए हैं, हेमराइड्स बन गए हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चा होता है, बच्चादानी बड़ी हुई होती है, उसकी वजह से पखाने वाली जगह पे प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ से मोके फूल जाते हैं, मोके बाहर निकल आते हैं। ये प्रॉब्लम होता है। तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ये कंप्लेंट होती है कि मोके बने हुए हैं। तो इसका तो ये है कि एहतियाती तदाबीर अगर आप करेंगी, ये है कि कब्ज़ ना होने दें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गोश्त आप अगर इस्तेमाल करना भी है तो सब्जियों में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ खाली गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ हो जाएगा। प्लस ये है कि इसबगोल का छिलके का इस्तेमाल करें, आप सुबह शाम इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, तो आपका पखाना अगर नॉर्मल निकल रहा है तो वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। बच्चादानी में से बच्चा अब निकल गया है तो वो प्रेशर भी ख़त्म हो गया, तो ऐसा ऐसा ये मौके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से खून आ रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको फिर रेफ़र करेंगे जनरल सर्जन के पास, क्योंकि ये जनरल सर्जरी का प्रॉब्लम है। जनरल सर्जन ये आपका प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। लेकिन उससे पहले घर पर ये एहतियाती तदाबीर करें तो मोस्टली बहुत सारे केसेस में ये प्रॉब्लम बिल्कुल हल हो जाता है। ऑपरेशन के बाद आप अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, हस्बैंड के पास जा सकते हैं 6 वीक्स तक, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होती है पेशाब वाले रास्ते से, तो आपने 6 वीक्स तक यू शुड अवॉइड सेक्स। तो आपने 6 वीक्स तक अपने पार्टनर के पास नहीं जाना है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद अक्सर माएँ डिप्रेशन में चली जाती हैं,
सैड हो जाती हैं और अपने आप को कसूरवार ठहराती हैं कि उनकी वजह से ये ऑपरेशन हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी भी हो चाहे ऑपरेशन भी हो तो डिप्रेशन में जाना, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल होता है। तो इसमें ये होता है कि बहुत परेशान होती हैं, सैड होती हैं, बाज़ दफ़ा अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती हैं या फिर बच्चे को नुकसान पहुंचा देती हैं। ऐसी सूरत में ये होता है कि आप माँ को अकेला कभी भी ना छोड़ें, और माँ को भी चाहिए कि वो ये अपना प्रॉब्लम अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से ये डिस्कस करे। तो ये एक फैमिली कल्चर भी है कि जब भी माँ ने डिलीवर किया होता है या ऑपरेशन हुआ होता है उसके साथ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो उस तरह उसका जो डिप्रेशन है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें, वो काउंसलिंग होगी या फिर मेडिकेशन इसके लिए प्रेस्क्राइब की जाती हैं। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन शुड यू कॉल योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से कब रब्ता कर सकती हैं। एक कंडीशन ये है कि जब तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, पहले भी हमने बताया है कि अगर 4 दिन से ज़्यादा हैवी ब्लीड हो रही है, चाहे लाइट ब्लीड हो रहा है और चाहे क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। और अगर दूसरी सूरत ये है कि आपके जो टांगे हैं वो सूजना शुरू हो रही हैं, या एक टांग सूजना शुरू हो रही है, या पिंडली में दर्द होना शुरू हो रहा है, ये एक ऐसी अलामत है कि आपके डीवीटी होने के चांसेस हो सकते हैं। आपकी जो खून की रगें हैं उसमें खून जमना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसी सूरत में भी आप अपने डॉक्टर से रुजू करना है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप अर्ली वॉक स्टार्ट कर दें ताकि आपके टांगों में खून ना जमे। फिर अगर आपके जो स्कार एरिया है, जख्म वाली जगह है, वो एरिया रेड होना शुरू हो गया है, टेंडर होना शुरू हो गया हुआ है और वहाँ पे सोजन होना शुरू हो गई हुई है, और आपका जो बुखार है वो 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहने लग गया है, उतर नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में ये इन्फेक्शन की अलामत होती है। आपके जख्म वाली जगह पे पीप बन रही होगी या इन्फेक्शन हो रही होगी आपका जो जख्म होगा, तो ऐसी सूरत में भी आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उसका कोई हल निकाला जाए। पेशाब वाली जगह से अगर हैवी डिस्चार्ज आ रहा है और बदबूदार से मवाद आ रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आपकी छाती में अगर दर्द होना शुरू हो गया है, सूज गई है, रेड हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। शुरू में तो ये वैसे मैस्टेल्जिया हो सकता है, सिर्फ पेन होती है, लेकिन बाद दफ़ा ये कि अगर रेड हार्ट हो गया है, टेंडर हो गया है, तो इस एरिया में ब्रेस्ट एब्सिस, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जब स्टार्ट होती है तो प्रॉपर केयर नहीं होती, हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, तो ब्रेस्ट एब्सिस बन सकती है। तो इस सूरत में आप अपने डॉक्टर से रब्ता करना है और ब्रेस्ट एब्सिस बनने से पहले ही आप उसका हल निकलवा सकते हैं आप अपने डॉक्टर से मिल के। लास्ट में ये है कि अगर पेशेंट डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला गया हुआ है और सैड है और उसको फैमिली काउंसलिंग से, पार्टनर की काउंसलिंग से और घर की काउंसलिंग से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर मेडिकल काउंसलिंग इसकी की जा सके। ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं और कोशिश की है कि जो कॉमन प्रॉब्लम है उसका आप लोगों को हल बताया जा सके या आप लोगों ने कैसे केयर करनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको शेयर करें।